क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इंग्लिश का 31. Select the combination of numbers so that alphabets arranged accordingly will form a meaningful word. ठीक है. सो चार ऑप्शंस हैं जिसमें से इससे जो वर्ड बन रहा है मीनिंगफुल वो बन रहा है रैकिश. रैकिश ये इंग्लिश वर्ड ही है और इसके मानी होते हैं डैशिंग या स्पोर्टिंग. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है. 5 1 3 4 2 6 जिससे बन रहा है रैकिश. क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं. Select the combination of numbers so that the parts arranged accordingly will form a meaningful sentence. ठीक है. सो देखिए इसमें 7 पार्ट्स दिए हुए हैं. engaged in other, they are, because, it is difficult, servant in big cities, to find man, profitable. सो इसमें देखिए सेंटेंस क्या बन रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट यानी कि नंबर 4 पहले आएगा. अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 कौन से इसमें है शुरू में, तो पहले में और तीसरे में है. ठीक है. तो देखिए क्या बन रहा है सेंटेंस कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज़ बिकॉज दे आर इंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस. ठीक है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देन आफ्टर टू फाइंड मैन नंबर 6. Then after servants in big cities, and it is difficult to find men servants in big cities. ये मुश्किल क्या है, ये काम मुश्किल है कि बिग सिटीज़ के अंदर मैन सर्वेंट्स तलाश करना. ठीक है. फिर बिकॉज क्योंकि दे आर यानी कि मैन सर्वेंट्स क्या है इंगेज इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस क्योंकि वो दूसरे प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस में इंगेज होते हैं. सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है. यानी 4 6 5 3 2 1 0 2 1 7. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड. शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू. ठीक है. इस सेंटेंस में देखिए हमको एज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है. सो ऑप्शंस है एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रेपोजिशन या कंजंक्शन. सो इसका सही आंसर है रिलेटिव प्रोनाउन. एज यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है. अब देखिए कैसे, इसका रीज़न देखते हैं. देखिए एज इज़ यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच एंड समटाइम्स आफ्टर द सेम. तो इस सेंटेंस में देखिए शी लाइक्स द सेम है ना. अब इसके बाद यूज़ हुआ है एज, इसलिए क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है. एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको हम. देखिए यहाँ पर कि भाई एज इज़ यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच एंड समटाइम्स आफ्टर द सेम. एग्जाम्पल देखिए कि ही इज सच अ मैन एज आई ऑनर. तो यहाँ पे सच के बाद एज यूज हुआ इसलिए भी क्या है रिलेटिव प्रोनाउन. अगली मिसाल देखिए माई पोजिशन इज़ द सेम एज योर्स. सो सेम है द सेम, तो इसके बाद में एज यूज हुआ इसलिए ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है. तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है उसके अंदर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन यानी ऑप्शन नंबर 2. अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेस. इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम. ऑप्शंस है सपोजिशन, ड्यूटी, सजेशन, एडवाइस. सो ड्यूटी और एडवाइस तो यहाँ पर है नहीं. अब सजेशन और सपोजिशन में सपोजिशन इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मेज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. ऑप्शंस है absence of government, anarchy, government by nobles, autonomy, government by one autocracy और government by the officials, bureaucracy. सो गवर्नमेंट absence of government anarchy कहलाता है, सही है. दूसरा वाला ऑप्शन देखिए कि गवर्नमेंट बाय द नोबल्स. सो इसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं. सो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है गलत है. ठीक है. इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ऑटोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 36 है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. ऑप्शंस है द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज़ ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया. रॉन्ग है. द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज़ ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. ये भी रॉन्ग है. द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिटी इन इंडिया. इट इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 4 द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज़ ग्रेटर देन द मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 37 चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. ए
कैनवस शूज आर नो लॉन्गर इन वॉक। बी कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैनवस फॉर द वोट ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन। तो यहाँ पर कैनवस ये वो जो वर्ड है ये होमोफोन है, ठीक है। अब कैनवस यानी CANVASS, ये कैनवस का मतलब होता है प्रचार और प्रसार करना। जैसे इलेक्शन में क्या करते हैं हम, वोट हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, जो उम्मीदवार है वो कैनवसिंग करते हैं, ठीक है। और कैनवस ये एक स्ट्रॉन्ग क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है जिससे टेंट वगैरह बनाते हैं, है ना। जूते के अंदर भी कैनवस यूज़ होता है ना। तो देखिए कैनवस, तो ऊपर का जो कैनवस है उसका मतलब क्या है, यानी डबल एस वाला, इसका मतलब है प्रचार। अब इसको इस्तेमाल कहाँ किया गया है, वहाँ पर कैनवस शूज़ आर नो लॉन्गर इन वॉग, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे CANVAS होता तो करेक्ट होता। अगला देखिए कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैनवस, अब यहाँ पर एक एस कम है ना, एक जो प्रचार है उसके लिए CANVASS यूज़ होना चाहिए था। तो दोनों भी सेंटेंसेस क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बोथ A and B आर रॉन्ग। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38, चूज द ऑड मैन आउट। ऑप्शंस है ट्रॉजर्स, आर्म्स, सीजर्स, इनिंग्स। सो देखिए ट्रॉजर्स ये भी 2 होते हैं, सीजर्स इसमें भी 2 होते हैं पेयर्स, है ना। और इनिंग्स ये भी 2 होती है, सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग। सो आर्म्स यानी क्या होता है, भीख, है ना, जो हम देते हैं चैरिटी की, तो भीख देते हैं जो आर्म्स। सो इट इज़ द ऑड वन, सो आर्म्स यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। मोनिकाज हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी अर्कसम। ऑप्शंस है, तो पिकिंग होल्स ये इडियम के हमको मीनिंग ढूंढना है। ऑप्शंस है एडमायरिंग पीपल, नंबर 2 फाइंडिंग फॉल्ट्स, नंबर 3 क्रिटिसाइजिंग पीपल, नंबर 4 आर्ग्यूइंग विथ पीपल। सो इसका सही आंसर है क्रिटिसाइजिंग पीपल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, द स्पेशलिस्ट हु केयर्स एंड ट्रीट फीट इज। देखिए ये क्वेश्चन, ये हमने वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो वीडियो डाला था माशाल्लाह उसमें से है ना। तो ऑस्टियोपैथ, ऑर्थोपेडिस्ट, क्रोपोडिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट। सो ऑस्टियोपैथ तो हम सबको पता है कि भी जो मसल्स वगैरह को ट्रीट करते हैं, और ऑर्थोपेडिस्ट हड्डियों के डॉक्टर्स जो होते हैं, और डर्मेटोलॉजिस्ट ये तो स्किन डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। सो क्रोपोडिस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। द स्पेशलिस्ट हु केयर एंड ट्रीट्स फीट इज क्रोपोडिस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिटोरिकल क्वेश्चन। तो हमको पता है कि रिटोरिकल क्वेश्चन इसमें आंसर्स जो तो मतलूब नहीं रहते, जवाबात मतलूब नहीं रहते, ठीक है। देखिए ऑप्शंस है, शुड अ स्कूल हैव अ जिम्नेजियम। सो इसका आंसर होगा हाउ शुड वन कीप वन सेल्फ फिजिकली फिट। इसका भी आंसर जो तो हो जाएगा। इजंट इट अ शेम टू टॉर्चर द वीक। देखिए ये सही आंसर है, मीन्स ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ज़रिए जवाब नहीं चाहा जा रहा, ठीक है। और लास्ट देखिए व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन, तो इसका भी आंसर आंसर होगा, ठीक है। सो इजंट इट अ शेम टू टॉर्चर द वीक, इट इज़ द रिटोरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स। सो ऑप्शंस है, हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स। सेकेंड है, ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज बाय पुटिंग अवे हिज बुक्स। थर्ड है, टू फिनिश हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स। और फोर्थ है, इन स्पाइट ऑफ फिनिशिंग हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 43 से 47 के आंसर्स हमको ये पैसेज पढ़ के देना है। लेट्स रीड इट। Though it may be essential to the imagination, traveling is necessary to an understanding of man. Only with long experience and the opening of his wares on many a beach where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries, and what is parochial
and what is universal in his choice. Such delicate good as justice, love, and honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable. If you meet them in a foreign land, and the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of traveling to those who wish to live at ease among their fellows. Now let's see question number 43. According to the passage, traveling leads to options है exploiting foreign lands, number 2 selling our wares to the others, number 3 understanding human nature, number 4 establishing our superiority over foreigners. So इसका सही आंसर है understanding human nature, option number 3. Question number 44. When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between options है friends and foes, number 2 communities and nationalities, number 3 local and universal values, number 4 imagination and understanding. So इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 local and universal values. When we meet other people while we travel, जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, we learn to differentiate between local and universal values. Option number 3 is the correct answer. Now let's see question number 25. The writer terms justice, love, honor and courtesy as delicate goods because they are, options are important, desirable, fragile or perishable. So the correct answer may be desirable, I think. Next question is, traveling helps those who, option है wants to learn foreign language, number 2 wish to make money, number 3 wants to resolve differences among people, और number 4 wish to learn fundamental common values. So इसका सही आंसर है number 4 wish to learn fundamental common values. Now question number 47. The things we care for are available in foreign lands in, option plenty, unrecognizable forms, some form or the other, or fourth one is easily recognizable forms. So the answer may be option number 3, some form or the other. Now let's see question number 48. Choose the sentence in which the correct articles are used. Option number 1 है the old are respected by the young, option number 2 है an old is respected by a young, third है old are respected by the young, और फोर्थ है the old is respected by the young. So देखिए यहाँ पर जो old और young है, ये जो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं और इसके अंदर नाउन जो है तो वो अंडरस्टूड है people, कि भाई द ओल्ड पीपल आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग पीपल. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर एडजेक्टिव किसी क्लास को बताएं तो हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं. तो द ओल्ड के पहले भी द इस्तेमाल करेंगे और यंग के पहले भी द इस्तेमाल करेंगे. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि ओल्ड के पहले भी द है, यंग के पहले भी द इस्तेमाल किया गया. ऑप्शन नंबर 2 गलत इसलिए है कि इसके अंदर एन ओल्ड इस्तेमाल किया गया. हम ये समझते हैं कि भाई ओ की साउंड आ रही है इसलिए एन इस्तेमाल करो, नहीं ऐसे ही, ठीक है. तो इसलिए आंसर 1 इज़ करेक्ट. द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द correct answer. Now let's see question number 49. Choose the correct prepositions to fill in the blanks in the given sentence. Don't cite dash those who act contrary dash national interest. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एज इट इज़ रिपीट हुआ है. क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, ठीक है. तो देखिए ऑप्शन है 4 अगेंस्ट, 2 टू, थर्ड है 2 विथ और फोर्थ है विथ 2. सो देखिए डोंट साइड विथ होता है ना, डोंट साइड विथ दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी. उन लोगों के साथ मत रहिए, मत खड़े रहिए, मतलब या उन लोगों का साथ मत दीजिए, उन लोगों से एग्री मत कीजिए. दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्ररी एक्ट करते हैं टू नेशनल इंटरेस्ट, यानी कौम के या नेशन के इंटरेस्ट के कॉन्ट्ररी जो एक्ट करते हैं उनके साथ मत रहिए, उनसे एग्री मत कीजिए या उनके साथ मत खड़े रहिए. सो विथ और 2 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 4.
नाउ क्वेश्चन नंबर 50, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। नियरेस्ट इन द मीनिंग मतलब सिनोनिम, ठीक है। देयर वॉज नो ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हर बीइंग एंग्री एट हर हस्बैंड्स रिमार्क्स। सो ऑस्टेंसिबल क्या मतलब होगा इसका कि भाई ऐसे कोई माकूल रीज़न नहीं था उसके पास काहे के लिए, एंग्री होने के लिए अपने हस्बैंड के रिमार्क पर, ठीक है। सो ऑस्टेंसिबल यानी माकूल ना होना, यानी कोई चीज़ जो माकूल ना हो, यानी कि भाई खुद को सही लगे लेकिन वो सही ना हो, ऐसे रीज़न इसको क्या कहेंगे, ऑस्टेंसिबल। सो अब इसका क्या होना, हमको सिनोनिम चाहिए। सो ऑप्शन है हिडन, छुपा हुआ होता है, कवर्ड, ये भी उसी के सेंस में आता है, एपेरेंट, जाहिर, और सीक्रेट, ये भी क्या है, सीक्रेट यानी मख्फी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये तीनों तो उसके क्या हो रहे हैं, उलट के सेंस में आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 एपेरेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हमको ढूंढना है। वर्ड है एग्जैस्पिरेट। एग्जैस्पिरेट मतलब भी मुश्ताल होना, है ना, या गुस्सा होना, इरिटेट होना, है ना। अब इसका अपोजिट मीनिंग होना, ठीक है। तो बी लिटल, छोटा, एनॉय इसका मतलब होता नाराज़ होना, गुस्सा, टार्निश दागदार को बोलते हैं, और सही आंसर इसका है प्लीज़। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 52, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव सप्लाइड। अ डैश he dash a written test before he was appointed। तो देखिए ऑप्शंस है हैड बीन गिवन, हैज़ बीन गिवन, विल बी गिवन, वाज गिवन। सो देखिए कौन सा टेंस है, अगला जो पार्ट है, जो पहला एक्शन, दूसरा एक्शन जो हुआ है ही वॉज अपॉइंटेड, सो पास्ट टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पर पैसिव भी हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ही हैड बीन गिवन अ रिटन टेस्ट बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है ना, पैसिव कर रहे हैं इसका हम, ठीक है। और विल बी तो ये तो फ्यूचर हो जा रहा है, और वाज गिवन भी नहीं होगा। सो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश इफ़ आई वर यू। तो देखिए इफ़ क्लॉजेस को हमने समझा है ना, तो बहुत इजी है, ठीक है। सो हमने बताया था कि भाई जब भी सिंपल पास्ट अगर हो इफ़ क्लॉज के अंदर, तो उसका एक जो पार्ट है क्लॉज का, उसमें वुड इस्तेमाल होगा, और वुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन में वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है, सो ऑप्शन नंबर 3। सो क्या हो जाएगा, आई वुड अपोलोजाइज इफ़ आई वर यू, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 54, चूज द अल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है द ओल्ड मैन सेड टू हिम, इज़ योर फादर्स नेम मनोज। सो इज़ योर फादर्स नेम मनोज, ये रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रही है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, यानी इंटरोगेटिव है ना। सो हमको पता है कि हम क्या करते हैं भाई, 5 चेंजेस करते हैं हम, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त में, कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब वो बदलते हैं, कंजंक्शन यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का चेंज करते हैं, टेंस का चेंज अगर ज़रूरत हो तो करते हैं, और टाइम और प्लेस का, टाइम और स्पेस का चेंज करते हैं, है ना। सो देखिए अब इसके अंदर क्या चेंजेस, यहाँ पर चेंजेस तो हुए हैं ऑलरेडी, हमको देखना है कि सही चेंजेस का किस में है। सो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, द ओल्ड मैन टोल्ड। तो टोल्ड इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्वायर्ड और आस्क्ड इस्तेमाल हो सकता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में भी इंक्वायर्ड इस्तेमाल है, और ऑप्शन नंबर 3 के अंदर एज्ड इस्तेमाल है, ठीक है। उसके बाद में वेदर भी सही है यूज़, ठीक है। उसके बाद में इज़ योर फादर, हिज फादर सही है, प्रोनाउन का चेंज भी। नेम वाज, अब टेंस का चेंज वाज, ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों करेक्ट लग रहे हैं, बी और सी ये करेक्ट लग रहे हैं। सो वेयर इज द ऑप्शन नंबर 3, बी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ओ ग्रेव, वेयर इज़ द विक्ट्री। सो देखिए इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क ये हमको हेल्प कर रहा है फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में, कि ये अपॉस्ट्रॉफी है। अपॉस्ट्रॉफी क्यों है, क्योंकि इसमें
बेजान चीज़ को या जो मरे हुए लोग हो उनको मुखातिब किया जाता है जैसे कि वो ज़िंदा हो, ये वो जीवित हो जिसको हम बोल सकते हैं ना। सो ओ ग्रेव क्या है, मुखातिब है ऐसे कि उसके सामने ही है ना। सो अपॉस्ट्रॉफी ये करेक्ट आंसर है इसका। पर्सोनिफिकेशन नहीं है ना, ये इंसानी या ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं दी गई, और ऐसे ही यूफिमिज़म भी नहीं है, ठीक है, कि भाई पोलाइट वे के अंदर कोई बात नहीं बताई गई, एपिग्राम भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 56। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। ही इज़ वेल अप दीज डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ, और लास्ट में है नो एरर। सो कौन से पार्ट में एरर है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी मीन्स मेरे हिसाब से मुझे ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, नो एरर लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसको आप रिसर्च कर सकते हैं, या किसी को अगर इसका एक्यूरेट आंसर पता हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे हिसाब से सही है। ऑप्शन नंबर 4। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 57। नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। वी कम हेयर दैट वी मे स्टडी। तो देखिए सारे ऑप्शंस के अंदर एडवर्ब है ना, यानी कि एडवर्ब क्लॉज है। कई तो बात कन्फर्म है, अब कौन सी एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन है, या फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज है। तो क्या है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए वी कम हेयर दैट वी मे स्टडी, हम यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, दैट वी मे स्टडी, ताकि हम ये क्या कर सकें, स्टडी। तो यहाँ पर दैट इस्तेमाल किया गया है ना, तो ये हमको हेल्प कर रहा है इसको आइडेंटिफाई करने के अंदर कि भाई ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। हम आए हैं तो एक पर्पस के तहत आए, दैट वी मे स्टडी, सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 58। चूज द वन विच इज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस। एवरीथिंग इज़ फाइन, सेंटेंस है एवरीथिंग इज़ फाइन। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, एवरीथिंग। तो थिंग जहाँ भी किसी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं हम इट। तो देखिए चारों ऑप्शन में इट ये प्रोनाउन कहाँ पर है, इजंट एवरीथिंग दिया हुआ है, रॉन्ग। इजंट दिस ये भी रॉन्ग है। लास्ट वाले में इजंट दैट दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है। सो एक ही जगह पे हमको क्या दिया हुआ है, इट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। और देखिए क्योंकि सेंटेंस क्या है पॉजिटिव, इसलिए इसका टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। सो इजंट इट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। सो एस्टेरिक, ऑडियंस, एक्रू और अलमाइटी। सो एस्टेरिक सही स्पेलिंग है, ऑडियंस की स्पेलिंग भी सही है, अलमाइटी की स्पेलिंग भी सही है। सो एक ही स्पेलिंग रॉन्ग है, एक्रोक्स होना चाहिए था। सो यहाँ पे एक्रू दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये मिस स्पेल्ड वर्ड है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइन फ्रेज। फ्रेज को एक्सप्रेस करने वाला सही ऑल्टरनेटिव हमको चूज़ करना है। ही इज़ आउट एंड आउट अ रिएक्शनरी। सो आउट एंड आउट इस फ्रेज का हमको मतलब ढूंढना है इसमें से। डेडली अगेंस्ट, इन फेवर ऑफ, नो मोर और थोरो। सो थोरो इज़ द करेक्ट आंसर कि ही इज़ कंप्लीटली अ रिएक्शनरी। आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, और कंप्लीटली का मतलब होता है थॉरोली, ठीक है। सो थॉरो इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।